अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब मुझे सुन सकते होंगे और आप लोग खैरियत से भी होंगे। कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने स्केलर एंड वेक्टर का जो है टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक में मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी। मैंने को बताया था कि अभी स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या है। तो स्केलर और वेक्टर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपके पास लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड है और फोर्स है, वेट है, पावर है, वर्क है, एनर्जी है, करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो जो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये या तो स्केलर होती हैं या फिर वेक्टर होती हैं। यानी कि दुनिया की हर फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर क्वांटिटी होती है या फिर वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी की निशानी होती है कि उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, उसकी यूनिट होती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, उसकी यूनिट भी होती है और उसके साथ साथ उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। जैसे मास है, अब हमने बोला मास ऑफ 4 किलोग्राम, तो 4 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम उसकी यूनिट हो गई। लेकिन जब आप फोर्स के बारे में बात करेंगे तो आप लिखेंगे 20 न्यूटन की फोर्स ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ या इस तरफ या उस तरफ। तो यहाँ पर जो 20 है वो उसका मैग्नीट्यूड है, न्यूटन जो उसकी यूनिट है, और ईस्ट वेस्ट इस तरफ उस तरफ क्या है, उसकी डायरेक्शन है। तो मैंने डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लिखी थी कि स्केलर का मतलब दोज क्वांटिटीज है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट ओनली। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के जरिए और यूनिट के जरिए शो कर सकते हैं, उनको आप स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आप उन क्वांटिटीज को कहते हैं कि जिनमें से ना सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए होती है, बल्कि उनमें आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है ताकि हम उनको कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकें। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे थे स्केलर की और वेक्टर की। तो स्केलर की एग्जांपल में मैंने आपको क्या क्या बताया था, लेंथ यानी कि डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, चार्ज, करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ। इसमें को ऐड करने में मुझे अभी याद आया देखकर, एरिया भी स्केलर होता है, एरिया वगैरह वगैरह। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वेक्टर की मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, मूवमेंट, टॉर्क, मोमेंटम, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर पे। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर पे जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो है उस पर हम बात करना चाहेंगे। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर जो है उस पर हम बात करें तो मेरे ख्याल से मैंने अपना आपको बताया होगा, व्हाट्सएप के ग्रुप के लिए आपको मैसेज करने को कहा होगा। आई होप कि आप तमाम लोगों ने इस पैटर्न पे मैसेज कर दिया होगा। तो भाई ऐसा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्या है। तो मतलब ये है भाई कि हम एक वेक्टर को नॉर्मली एक एरो के जरिए शो करते हैं। एक वेक्टर को हम नॉर्मली जो है एक एरो के जरिए शो करते हैं। यानी कि हमें कोई वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिंपली जो है वो एक एरो बना देते हैं। ठीक है। मतलब हमने एक एरो बना दिया। तब ये एरो किसको शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है वेक्टर। यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली एक एरो यूज करते हैं। अब एरो उसको वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर एरो को इस तरह रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर की जो लेंथ है ना, वेक्टर की जो लेंथ है ये बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है किस चीज़ की, ये रिप्रेजेंटेटिव है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की। यानी कि एरो की लेंथ के जरिए हमें अंदाजा होता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। और जो एरो हेड होता है ना,
वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वेक्टर की डायरेक्शन को। यानी कि एरो हेड के जरिए हमें पता चलता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में, वेक्टर किस तरफ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को देखते आपके जहन में क्या आइडिया आता है? इस रिप्रेजेंटेशन को देखते आपके जहन में आइडिया ये आता है कि वेक्टर ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि दोनों का एरो एक ही तरफ है, पैरेलल है आपस में। लेकिन वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। ये अंदाज़ा मुझे कैसे हुआ? ये अंदाज़ा मुझे ऐसे हुआ कि वेक्टर बी की लंबाई जो है वेक्टर ए की लंबाई से ज़्यादा है। मतलब कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड या फिर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। या फर्ज करें कि अगर ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ए और बी, इसके बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? इसके बारे में मैं ये कमेंट कर सकता हूँ कि दोनों वेक्टर तकरीबन बराबर हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ तकरीबन बराबर है। तो ड्राइंग में मेरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। या अगर फर्ज करें मैं एक वेक्टर यूँ बनाता हूँ, दूसरा वेक्टर यूँ बनाता हूँ, ए और बी, तो इसके बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? इसके बारे में मैं ये कमेंट कर सकता हूँ कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ कि इन दोनों वेक्टर्स की ना तो डायरेक्शन सेम है और ना ही इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है और दोनों की डायरेक्शन जो है वो भी डिफरेंट है। अब हमें ये देखना है कि ये हम किस तरह से वेक्टर की जो है स्केल डायग्राम बनाते हैं। यानी कि हम जो एरो बना तो रहे हैं, लेकिन एरो अपनी मर्जी से तो नहीं बनाएंगे ना, किसी रूल एंड रेगुलेशन के जरिए बनाएंगे। तो हम ये करते हैं कि वेक्टर को ड्रॉ करते वक्त कोई स्केल चूज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है और वो वेक्टर है फोर्स का, और वो फोर्स जो है वो फर्ज करें वो फोर्स है 200 न्यूटन। फर्ज करें फोर्स कहाँ लग रही है? वो फोर्स लग रही है टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ लग रही है वो फोर्स। तो हमारे पास एक वेक्टर है और वो वेक्टर क्या चीज़ है? वेक्टर बेसिकली 200 न्यूटन की एक फोर्स है जो कि किस तरफ लग रही है? जो कि ईस्ट की तरफ लग रही है। अब हमें से जो है वो ग्राफिकली शो करना है, यानी कि इसको हमें एक एरो के जरिए शो करना है। तो पहले हम एक स्केल चूज करेंगे ताकि हम 200 न्यूटन को ड्रॉ कर सकें। इसके लिए हमने चूज किया कि भाई 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो बराबर होगी 50 न्यूटन के। ठीक है, इसके लिए हमने क्या चूज किया? इसके लिए हमने ये चूज किया कि 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो बराबर होगी 50 न्यूटन की फोर्स के। तो 4 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो बराबर हो जाएगी किसके? बराबर हो जाएगी 200 न्यूटन की फोर्स के। 4 सेंटीमीटर की लेंथ जो है बराबर हो जाएगी किसके? 200 न्यूटन की फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो अब इशू यहाँ पर ये है कि आप जो है जो मैंने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर को बराबर लिया 50 न्यूटन के, ये कोई रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है। तो बस मैंने अपनी मर्जी से स्केल चूज कर लिया है, एक मुनासिब स्केल। आप भी अपनी मर्जी से कोई भी स्केल चूज कर सकते हैं। आप ये भी चूज कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 40 न्यूटन के, तो फिर 200 न्यूटन बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के। लेकिन अगर आप ये चूज करेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 न्यूटन के, या अगर आप ये चूज करेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 न्यूटन के, तो फिर ये होगा कि 200 न्यूटन बराबर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर के या फिर 20 सेंटीमीटर के। अब 200 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जो है वो कागज़ पे बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 200 मीटर तो पूरा 2 मीटर हो जाएगा, वो तो आप कॉपी पे ड्रॉ कर ही नहीं सकते। और 20 सेंटीमीटर भी अच्छा खासा बड़ा होता है। आई एम नॉट श्योर कि कॉपी की विड्थ पे पूरा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो बॉटम लाइन ये है कि जो स्केल है वो आप कोई भी अप्रोप्रिएट स्केल चूज करें अपने हिसाब से। उससे बस ये ख्याल रखें कि जब आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एरो ना तो इतना लंबा हो जाए कि कागज़ पे ही ना आए, और ना ही एरो इतना छोटा हो जाए कि नज़र ही ना आए। पर्सनल एक आदमी ने चूज कर लिया कि भाई 200 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर के, एक आदमी ने चूज कर लिया कि भाई 100 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो उसका जो एरो बनेगा वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, जो कि बहुत ही छोटी लेंथ होती है। बहरहाल हमने ये चूज किया कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 50 न्यूटन के, तो इस हिसाब से 200 न्यूटन जो है बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। डायरेक्शन है ईस्ट।
डायरेक्शन आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, राइट वाला ईस्ट होता है, लेफ्ट वाला वेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको ईस्ट की तरफ यानी कि सीधे हाथ की तरफ, आपको ईस्ट की तरफ यानी कि सीधे हाथ की तरफ आप एक एरो बना देंगे और इस एरो की लंबाई कितनी रखेंगे, 4 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू स्केल ये 200 न्यूटन का वेक्टर हो गया टुवर्ड्स ईस्ट। इस तरह से इस वेक्टर को ड्रॉ किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्केल। ठीक है, so this is called representation of a vector. So this is how we represent a vector. और जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है भाई, इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। फर्स्ट करिए एक वेक्टर है, इसका नाम है ए। अब इस वेक्टर को दीवार ड्रॉ करें बिल्कुल बराबर, लेकिन एरो को उल्टा कर दें, तो वेक्टर क्या कहलाएगा, नेगेटिव ए कहलाएगा। और ऊपर वाला वेक्टर ए है तो नीचे वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, नेगेटिव ए कहलाएगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब ये है कि एक ऐसा वेक्टर जो कि किसी वेक्टर का एग्जैक्टली बराबर हो लेकिन ऑपोजिट हो। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, अ वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि ऐसा वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड में दूसरे वेक्टर के बिल्कुल बराबर हो लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हो। सो अ वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। और इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना चाहिए, वो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को अगर मैं मुख्तसर तरीन अल्फाजों में डिफाइन करूं, दैट विल बी कॉल्ड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेक्टर्स। यानी किसी जगह पर दो वेक्टर्स या दूसरे ज़्यादा वेक्टर लग रहे हैं तो उन सारे वेक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कंबाइंड इफेक्ट क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है इस तरफ 5 न्यूटन का और एक वेक्टर है इस तरफ 7 न्यूटन का, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, इन वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट होगा 5 + 7 यानी कि 12 न्यूटन। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें कि यही 5 न्यूटन इस तरफ है और ये 7 न्यूटन इस तरफ है, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा 7 - 5 यानी कि 2 न्यूटन। तो मकसद कहने का ये है कि जब दो वेक्टर एक दूसरा वेक्टर कहीं पर ऐड कर रहे होते हैं तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है ना वो क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। यहाँ पर 5 और 7 का रिजल्टेंट क्या हुआ, 5 और 7 का रिजल्टेंट 12 हुआ, और यहाँ पर जो 5 और 7 का रिजल्टेंट हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पर 5 और 7 का रिजल्टेंट जो है वो 2 हुआ, यहाँ पर 12 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट। अगली चीज और कहलाती है एडिशन ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो जो अगली चीज और क्या कहलाती है वो कहलाती है एडिशन ऑफ फैक्टर्स कहलाती है। अब वेक्टर्स का जो एडिशन होता है इट इज नॉट एज सिंपल एज द एडिशन ऑफ स्केलर्स, यानी कि स्केलर्स के एडिशन की तरह नहीं होता। तो इसको आप इस तरह समझें कि अगर आपके पास एक मास है 4 kg का और दूसरा मास है 2 kg का,
दोनों को सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 kg आएगा। तो अगर आप 4 kg को और 2 kg को ऐड करें तो आंसर हमेशा 6 kg आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप 4 kg और 2 kg को ऐड करें और आंसर 5 kg है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप 4 kg और 2 kg को ऐड करें तो आंसर जो है वो 2 kg है। तो ये तो हमेशा 6 kg आएगा। लेकिन अगर आप 4 न्यूटन को और 2 न्यूटन को जमा करें तो आंसर 6 न्यूटन भी आ सकता है, आंसर जो है वो 4 न्यूटन भी आ सकता है, आंसर जो है 5 न्यूटन भी आ सकता है, और आंसर जो है वो 2 न्यूटन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और ये जो आंसर इसके अलग अलग आ रहे हैं, ये क्यों अलग अलग आ रहे हैं? क्योंकि ये आंसर डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्शन पे। यानी 4 न्यूटन और 2 न्यूटन का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि आपके जो दोनों वेक्टर्स हैं वो किस डायरेक्शन में। तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके दोनों वेक्टर्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ वेक्टर्स आर द सेम डायरेक्शन, फर्स्ट करें कि वेक्टर्स जो है वो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल, इफ वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, मिसाल के तौर पर एक वेक्टर ये रहा आपका 5 न्यूटन का, और एक वेक्टर आपका ये रहा और लेट्स से ये 8 न्यूटन का वेक्टर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा ऐड करके, वो क्या आएगा, 5 + 8, यानी कि 13 न्यूटन आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसी तरह अगर फर्ज करें इफ वेक्टर्स आर द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसी तरह फर्ज करें इफ वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर ये वेक्टर इस तरफ है 8 न्यूटन और ये वेक्टर इस तरफ है 5 न्यूटन। तो अगर वेक्टर एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर क्या होता है, फिर इनका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 8 - 5। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा दोनों का, 3 न्यूटन आ। यानी अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हम सिंपली उनके रिजल्टेंट मालूम करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं, और अगर दो वेक्टर एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर उन दोनों का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम डिफरेंस निकालते हैं। तो ऊपर ऊपर दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट आ गया 13 न्यूटन, और नीचे दोनों का डिफरेंस किया तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 3 न्यूटन आ गया। अब सवाल ये है कि वेक्टर्स अगर ना सेम डायरेक्शन में हो ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेक्टर्स मेक सम एंगल 0 डिग्री एंड 180, यानी वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के साथ एंगल बनाएं और उनके बीच में एंगल जो है वो 0 और 180 डिग्री के दरमियान हो। तो देखें उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा तो बेसिकली वो सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि फिर वो ये वाला केस हो जाएगा। और दोनों के बीच में एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि फिर ये वाला केस हो जाएगा। तो इन दोनों के अलावा बात कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर एक वेक्टर इस तरफ है और एक वेक्टर इस तरफ है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल ना तो 0 है ना 180 है, यानी कि ना तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में और ना ही दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर क्या करते हैं, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, देन वी अप्लाई। पहला मेथड ये हो सकता है आपका, पहला मेथड हो सकता है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर या तो हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है, तो फिर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। यानी अगर वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं 0 से बड़ा और 180 से छोटा, तो फिर उनको ऐड करने के लिए, उनको रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं,
या तो हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं या फिर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। ठीक, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पैरेललोग्राम लॉ क्या चीज़ है। अब फर्स्ट करें कि वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये, और दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों वेक्टर्स को हमने ड्रॉ कर लिया और ऐसे ड्रॉ किया हुआ है कि दोनों की टेल्स आपस में ज्वाइन हो रही है। देखें, आसान ज़बान में ये वेक्टर की टेल कहलाती है और इस वेक्टर का हेड कहलाता है, यानी कि उर्दू में ये इसका सर कहलाता है और ये इसकी दुम कहलाती है। तो पैरेललोग्राम लॉ के जरिए दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, उनका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप पहले दोनों की टेल्स आपस में ज्वाइन करें। आप दोनों की टेल्स आपस में ज्वाइन करें और फिर आप दोनों वेक्टर्स के पैरेलल इन दोनों वेक्टर्स को बना के, अब इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल इन दोनों वेक्टर्स को बनाकर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। नीचे वाले वेक्टर के सामने पैरेलल मैंने इसको बनाया और ये उल्टा वाले वेक्टर के पैरेलल मैंने सामने इसको बनाया, पैरेललोग्राम बन गया। उस पैरेललोग्राम लॉ का, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ना, डायगोनल क्या शो करेगा, ये डायगोनल शो करेगा रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम के लिए हम ये करेंगे कि दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे पहले, फिर उसका पैरेललोग्राम बनाएंगे और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट को शो करेगा। और देखें, अभी दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है पैरेललोग्राम से। माइक किसी का खुला हुआ है यार, हमने बेटा आपका माइक खुला हुआ है, इसको बंद कर लो। तो हमने क्या किया कि ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम करना है पैरेललोग्राम से। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, यानी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमने दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन कर लिया विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन एंड विदाउट चेंजिंग देयर लेंथ। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक पैरेललोग्राम। तो ये बन गया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो बराबर होगा किसके, रिजल्टेंट के बराबर। ठीक है, तो इस मेथड को हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। इस मेथड को हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। सर हमें क्या पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में यही एंगल, इतना डिग्री एंगल ही होगा? नहीं, बेसिकली ये जो है ना, आपको तो वेक्टर्स तो ओरिजिनली गिवन होंगे ना। मिसाल के तौर पे ये वेक्टर आपको दिया हुआ है ए इस तरह से और बी आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो आप ये करें ना कि आप ये देखें कि ये वाला वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो इतना एंगल बना रहा है। तो जब आप इनको ड्रॉ करें ना तो उसी एंगल पे ड्रॉ करें, यानी कि आपने ये ड्रॉ किया पहला वाला, उतने एंगल पे ड्रॉ किया जिस पे बना हुआ था, और दूसरा वाला भी फिर आपने ऐसे ड्रॉ किया उतने एंगल पे जितने एंगल पे ये था। ठीक है, और फिर आप पैरेललोग्राम बना देंगे। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको जो है ना इसकी ज्योमेट्री नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बेसिकली अभी इसका थीम बना रहा हूँ। आप ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर एक दीवार खड़ी करो, 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 तो एक कमरा बन गया। तो ये तो मैंने आपको एक रफली इसका मेथड बता दिया ना। अब मैं इसकी डिटेल में थोड़ी जा रहा हूँ, अभी डिटेल में जाऊँगा तो बताऊँगा कि भी यहाँ पे इतने ब्लॉक रखो, ब्लॉक के बीच में इतना गैप रखो, फिर सीमेंट लगाओ, फिर यहाँ पर जो एक पिलर बनाओ, वो तो सब डिटेल तो बाद में आएगी। अब तो मैं सिर्फ रफली स्केच करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आप पैरेललोग्राम बनाकर रिजल्टेंट मालूम करते हैं। बाकी फिर वो तो ज़रा सा एंगल शेंगल तो भी हम बाद में नापेंगे इसके। ठीक है, दूसरा जो मेथड हमारे पास है वो मेथड क्या कहलाता है, दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो कहलाता है हेड टू टेल। दूसरा मेथड जो हमारे पास मौजूद है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हेड टू टेल। हेड टू टेल रूल के जरिए भी जो है वो आप दो वेक्टर्स को ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है,
हेड टू टेल रूल ये कहता है कि देखें अगर ये एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तो आपको उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करना है। तो आप ये करें कि जो पहला वेक्टर आपका बना हुआ है, जहाँ पर ये पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहाँ से दूसरा वेक्टर आप ड्रॉ कर दें। यानी कि जहाँ से दूसरा वेक्टर, जहाँ से पहला वेक्टर खत्म हो रहा है ना, वहाँ से दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दें। आसान ज़बान में आपने क्या किया, आपने ये किया कि जो पहला वेक्टर था इसके हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से मिला दिया। तो चूंकि इस मेथड में एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मिलता है, इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल। मिला दिया। फिर आप क्या करेंगे, पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इन दोनों का आपस में ज्वाइन कर दें। पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, इन दोनों का आपस में ज्वाइन कर दें। तो जो ये तीसरा वेक्टर बना है ना, तीसरा वेक्टर क्या कहलाता है, तीसरा वेक्टर कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि ये ए और बी का रिजल्टेंट होगा। और देखें, फर्स्ट करेंगे भाई, ये एक वेक्टर है ए और ये एक दूसरा वेक्टर है बी, दोनों का रिजल्टेंट मालूम करना है। क्या करेंगे, पहले आपने ये बना दिया, जैसे बना, जहाँ पर ए खत्म हो रहा है वहाँ से आप बी को ड्रॉ करें। आपने बी को बना दिया, तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने ए के हेड से बी की टेल को मिला दिया, यानी कि हेड टू टेल। अब पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, इन दोनों को मिला दें। पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर के हेड को मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो वेक्टर बनेगा वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट हो जाएगा। यानी कि बेसिकली हमने ए प्लस बी का आंसर निकाल लिया, दो वेक्टर्स के एडिशन का आंसर निकाल लिया, दो वेक्टर्स को हमने ऐड कर दिया हेड टू टेल रूल से। दिस इज हाउ वी ऐड टू वेक्टर्स। हम दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर का एडिशन स्केलर की तरह नहीं होता, बल्कि वेक्टर्स को ऐड करते वक्त ये देखना पड़ता है कि वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है। अब तीन बातें हो सकती हैं, या तो दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, या फिर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, या फिर दो वेक्टर्स होंगे ना सेम डायरेक्शन में होंगे ना ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बल्कि डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे। तो अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, तो हम सिंपली इनका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐसे अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और अगर दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, ना सेम डायरेक्शन में होते हैं ना ऑपोजिट में होते हैं, बट डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, और उनके बीच में एंगल बन रहा होता है बिटवीन 0 to 180, तो फिर इनको ऐड करने के लिए या तो हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं, या फिर इनको ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम ये कहता है कि जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, आप उन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन करें और फिर एक रफ पैरेललोग्राम बना दें डॉटेड लाइन के जरिए। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। यानी कि आप दो वेक्टर्स की टेल्स को मिलाएं आपस में और इनको मिलाकर एक पैरेललोग्राम बना दें, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स को शो करेगा। दूसरा मेथड जो है वो हेड टू टेल रूल है। वो ये कहता है कि भाई आप पैरेललोग्राम ना बनाएं, आप सिंपली ये करें कि आप दोनों वेक्टर्स को इस तरह से बनाएं कि पहले एक वेक्टर को ड्रॉ किया जैसे वो बना हुआ था, दूसरे वेक्टर को उसके हेड से ज्वाइन करें। यानी कि आप इस तरह से बनाएं कि एक वेक्टर का हेड जो है दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन हो जाए। कर लिया। फिर पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, इनको आप आपस आपस में मिलाएंगे, तो जो वेक्टर बनेगा ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर के हेड को आपस में ज्वाइन करेंगे तो फिर ये क्या कहलाएगा, फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल और भी करके दिखाई। अब देखिए होता ये है कि ये जो मैंने आपको तीनों पॉसिबिलिटीज बताई हैं, तो इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करने का है, वो ये कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स resultant of two vectors is maximum they are
इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम आएगा जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे। इसी तरह से रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम when they are in the opposite direction। फिर हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम आएगा जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर मेरे पास ये वेक्टर एक 5 न्यूटन का है और ये वेक्टर मेरे पास जो है 12 न्यूटन का है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, 5 + 12 यानी कि 17 न्यूटन। तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, मैंने क्या किया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें कि 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में होता और 12 न्यूटन इस डायरेक्शन में होता, तो फिर रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट आएगा 12 - 5 यानी कि 7 न्यूटन। तो जो 17 न्यूटन आंसर आया है ना, ये 5 और 12 का मैक्सिमम आंसर है, 17 आ सकता है। और 7 जो आंसर आया है ना, ये 5 और 12 के रिजल्टेंट का मिनिमम आंसर हो सकता है। यानी अगर एक वेक्टर 5 न्यूटन का और एक वेक्टर 12 न्यूटन का है, तो उसको आप अगर ऐड करेंगे ना, तो उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट 17 आ सकता है और मिनिमम रिजल्टेंट उसका 7 आ सकता है। अब फर्स्ट करें, अगर 5 न्यूटन इस तरफ है और 12 न्यूटन इस तरफ है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 17 नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट 7 भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो इस वक्त जो इनका रिजल्टेंट आएगा, जब आप पैरेललोग्राम वगैरह लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज लगाएंगे, ये रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट जो कुछ भी आएगा, रिजल्टेंट जो है ये 7 न्यूटन से बड़ा होगा और 17 न्यूटन से छोटा होगा। यानी इस वक्त जो भी रिजल्टेंट आएगा वो 7 और 17 के बीच में आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको आप इस तरह समझें कि अगर ये वेक्टर इस तरफ है और ये वेक्टर इस तरफ है, तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 17। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने क्या कि एक वेक्टर को थोड़ा सा यूं कर दिया ऐसे, तो रिजल्टेंट 17 से कम हो जाएगा, << 17 हो जाएगा। आपने इसको थोड़ा सा और उधर कर दिया, यूं कर दिया, तो रिजल्टेंट अभी भी <<17 और कम हो जाएगा 17 से। और फिर आपने इसको पीछे घुमाते घुमाते एग्जैक्टली ऑपोजिट ले गए, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट एग्जैक्टली इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 12 और 5 का डिफरेंस 7 हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, जो कि बराबर होगा दोनों वेक्टर्स के सम के। और मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा, जब दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और वो बराबर होगा डिफरेंस के। इसके अलावा जब भी कोई सिचुएशन आएगी ना, तो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा मैक्सिमम से यानी कि 17 से कम होगा इस केस में, और मिनिमम से ज़्यादा यानी कि 77 से ज़्यादा होगा हमेशा इस सूरत। अगर मैं आपसे बोलूँ कि magnitude of two vectors are 6 Newton and 11 Newton respectively। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन और 11 न्यूटन है, तो अब ये बताएं कि मैं जो वैल्यू लिख रहा हूँ उनमें से कौन सी वैल्यू उनका रिजल्टेंट नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर 8 न्यूटन, ठीक है, और मिसाल के तौर पर 12 न्यूटन, मिसाल के तौर पे 4 न्यूटन, मिसाल के तौर पे 11 न्यूटन, मिसाल के तौर पे 10 न्यूटन, मिसाल के तौर पे 16 न्यूटन, मिसाल के तौर पे 19 न्यूटन। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं 6 न्यूटन का और 11 न्यूटन का, तो इनकी चाहे मैं डायरेक्शन कुछ भी रखूँ, इन सारे आंसर में से कौन कौन से आंसर पॉसिबल नहीं है, इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकते, अच्छी तरह देख के बताएंगे। जो मैंने सारे रिजल्टेंट लिखे हैं पॉसिबल, इनमें से कौन से रिजल्टेंट जो 6 और 11 के नहीं हो सकते, जल्द से देख कर बताएं।
सर 19। 19 नहीं हो सकता, इसके अलावा बाकी सब हो सकते हैं। सर 19 नहीं हो सकता, 19 के अलावा और कौन सा नहीं, बाकी सब हो सकते हैं। 4 न्यूटन। सर 4 नहीं हम्म, हो सकता। ठीक। देखिए हमारे पास एक वेक्टर 6 है, एक 11 है, तो 6 और 11 का मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है? 6 + 11 यानी कि 17। और 6 और 11 का मिनिमम आंसर क्या आ सकता है? 11 - 6 यानी कि 5। तो 5 से लेकर 17 तक आपके सारे आंसर पॉसिबल हैं। तो 8 इस रेंज में आता है, 8 जो है 5 से 17 की रेंज में आता है। 12 जो है 5 से 17 की रेंज में आता है। क्या 4 5 से 17 की रेंज में आता है? नहीं आता, क्योंकि 4 जो है वो 5 से स्मॉल है, तो इस रेंज में नहीं आएगी। 11 5 और से 17 की रेंज में आता है। 10 5 से 17 की रेंज में आता है। 16 5 से 17 की रेंज में आता है। लेकिन 19 जो है वो इस रेंज में नहीं आता। तो लिहाजा अगर मेरे पास एक वेक्टर 6 न्यूटन का और एक वेक्टर 11 न्यूटन का है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट कभी भी 4 न्यूटन नहीं आ सकता, क्योंकि उनका मिनिमम रिजल्टेंट 5 से कम हो ही नहीं सकता। और उन दोनों का रिजल्टेंट कभी भी 19 नहीं आ सकता, क्योंकि उन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट जो है वो 17 हो सकता है, जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है भाई, तो आई होप कि ये बात कुछ तो समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा, और देखना है, अगर हम थोड़ी मजीद बात करते हैं हेड टू टेल रूल के ऊपर। देखिए, अगर फर्ज करें कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए है, और उसकी डायरेक्शन मैंने आपको शो की है। फर्स्ट करें वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन भी मैंने आपको शो की है। अब मैं इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करना चाह रहा हूँ हेड टू टेल रूल के जरिए। तो मैंने पहले वेक्टर ए बनाया इस तरह से, वेक्टर ए जहाँ खत्म हुआ वहाँ पे मैंने क्या बना दिया? वेक्टर बी बना दिया। पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड मिलाना है। पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड मैंने आपस में मिला दिया, तो ये एक वेक्टर बन गया भाई। और ये वेक्टर क्या कहलाएगा? ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा ए और बी का। अब रिजल्टेंट जो होता है किसी भी ट्राइंगल, जब ट्राइंगल बनती है हेड टू टेल रूल जब आप अप्लाई करते हैं, आप जब भी दो वेक्टर्स के ऊपर हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे हमेशा ट्राइंगल बनेगी। तब एक बात नोट करें कि जो मैंने रिजल्टेंट बनाया है आर, रिजल्टेंट जो होता है उसकी टेल से टेल मिली हुई होती है और हेड से हेड मिला हुआ होता है। जब भी आप दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो हमेशा एक ट्राइंगल बनेगी, और उस ट्राइंगल में वो साइड जिस साइड की टेल से टेल मिली हुई है और हेड से हेड मिली हुई हो, वो साइड हमेशा उस ट्राइंगल में रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब बाकी दोनों साइड वो वेक्टर होंगे जो कि ऐड हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दे रहा हूँ इस तरह से, साइड 1 है, साइड 2, साइड 3 है, तो क्या आप में से कोई मुझे पहचान के बता सकता है कि इन तीनों साइड में से कौन सी साइड रिजल्टेंट है? ये मैंने एक वेक्टर ट्रायंगल बनाई है, क्या आप में से कोई मुझे पहचान के बता सकता है कि 1 2 3 में से कौन सी साइड रिजल्टेंट है? 2। मैंने आपको रिजल्टेंट की अभी क्या निशानी बताई है? रिजल्टेंट की निशानी ये है कि इसका हेड से हेड और टेल से टेल मिला हुआ होता है। तो साइड 2 को देखें तो उसकी टेल से टेल मिली हुई है और हेड से हेड मिला हुआ है। तो जिस साइड की टेल से टेल मिली हुई हो और हेड से हेड मिला हुआ हो, वो साइड क्या कहलाती है? वो साइड रिजल्टेंट वेक्टर कहलाती है। यहाँ पे 3 को देखें तो 3 का हेड जो है वो 1 के टेल से मिला हुआ है। जब 1 को देखें तो 1 का टेल जो है वो 3 के हेड से मिला हुआ है। तो सिर्फ 2 वो साइड है जिसका हेड से हेड मिला हुआ है और टेल से टेल मिली हुई है। लिहाजा 2 जो है इसमें क्या होगा? 2 यहाँ पर जो है रिजल्टेंट हो जाएगा, 2 यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जब हम ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए रेक्टेंगल के लिए जब ट्रायंगल बनाते हैं तो हमेशा ड्राइंग नहीं बनानी होती, कभी कभी इसको सॉल्व भी करना होता है हमें। तो सॉल्व करने के लिए फिर हम जो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको इस्तेमाल करते हैं।
सॉल्व करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये चलिए पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख लेते हैं। और उसके बाद ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल में आपको पता है 3 एंगल होते हैं। फर्स्ट के लिए जो साइड है इसकी लेंथ है ए, इस साइड की लेंथ है बी और साइड की लेंथ क्या है स्मॉल सी। तो इस साइड ए के सामने वाले एंगल को मैं कैपिटल ए कह रहा हूँ और साइड बी के सामने वाले एंगल को मैं कैपिटल बी कह रहा हूँ और साइड सी के सामने वाले एंगल को मैं कैपिटल सी कह रहा हूँ। तो आपने एक चीज़ पढ़ी हुई, सब कहते हैं कोसाइन डिग्री। कोसाइन डिग्री कहता है कि ए स्क्वायर बराबर होता है किसके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। कोसाइन डिग्री आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, वो कहता है कि साइड ए स्क्वायर बराबर होता है किसके, साइड बी स्क्वायर प्लस साइड सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए के। ऐसे बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी के। और ऐसे सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है अगर एक ट्रायंगल के आपको एंगल्स पता हैं या एक एंगल पता है और 2 साइड्स पता हैं तो आप तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं, बाकी एंगल्स मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। इसके अलावा आपने साइन रूल भी पढ़ा होगा। साइन रूल ये कहता है कि साइन ए अपॉन साइन ए बराबर होता है किसके, बी अपॉन साइन बी के और बराबर सी अपॉन साइन सी। तो किसी भी ट्रायंगल पर जिसकी तीनों साइड्स ए बी सी हैं और 3 एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी सी हैं, कैपिटल ए बी सी, उस पर अगर हम कोसाइन रूल लगाएंगे तो वैसे लगेगा, साइन रूल लगाएंगे तो ऐसे लगेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये सारी ट्रायंगल मैंने बना दी। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 75 डिग्री है। ठीक है, ये वाली साइड 12 है, ये वाली साइड जो है 7 है। बताएं ये वाली साइड कितनी होगी। ठीक है, ये ट्रायंगल हमें सॉल्व करनी है। तो अगर इस वाली साइड को हम ए अज्यूम कर लें तो ये हमारा एंगल ये हो जाएगा। इस वाली साइड को बी अज्यूम कर लेते हैं, इसको सी अज्यूम कर लेते हैं। तो कोसाइन रूल के मुताबिक जो ए स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए के बराबर होगा। यानी कि ए स्क्वायर बराबर होगा 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 12 इंटू कॉस 75 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके अंडर रूट लेके बताएं एक आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से शाबाश। हाँ, इसको सॉल्व करके अंडर रूट लेके बताएं क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से शाबाश। 12.2। 12.2 आ रहा है। देख लो एक दफा दोबारा। ट्वेल्व पॉइंट टू आ रहा है, तो एक आंसर देगा 12.2। ठीक है, अच्छा समटाइम्स ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो जाती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल टाइप होगा, आप लोगों को सॉल्व करना आती होगी। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है किसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर आप जिस साइड को कंसीडर, इस एंगल को कंसीडर कर रहे होते हैं, अगर इस एंगल को आप कंसीडर करें तो फिर ये वाली साइड क्या कहलाती है, वाली साइड कहलाती है बेस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। और एंगल जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम के जरिए साइड्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है किसके, बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज़ भी आपने बचपन में पढ़ी थी। और इसमें आपको याद होगा कि कॉस थीटा बराबर होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस के, और यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता था किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के।
यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन पढ़ने से पहले आपको ये ट्राइंगल सारी सॉल्व करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कोसाइन रूल क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए कि साइन रूल क्या कहता है। ठीक, तो ये मैंने आपको यहाँ तक बात कर ली है। मेरा से अभी थोड़ा थोड़ा पढ़े, वैसे ही ऑनलाइन पढ़ाने में और पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो बस इंशाल्लाह ताला उम्मीद है पूरी पूरी कि नेक्स्ट वीक से हमारे स्कूल जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह होप टू सी यू ऑल इन द क्लासरूम में उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे नज़र आएंगे और वहाँ पे इंशाल्लाह हम ज़्यादा अच्छा डिस्कशन कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे। अभी भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा काम कराऊँ तो आपको प्रॉब्लम होगी। इतना जो है बस आज के लिए काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और कल मैं इसको समराइज़ करूँगा किस तरह से वेक्टर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, और कल इसकी वर्कशीट भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मतलब आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी फिर ये कि इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग कल मिलते हैं।